हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। आज मैं डिस्कस करूंगा टेम्परेट साइक्लोन्स पार्ट 2। इससे पहले मैंने टेम्परेट साइक्लोन्स के बेसिक्स को डिस्कस किया है, जिसमें टेम्परेट साइक्लोन की डेवलपमेंट कैसे होती है, टेम्परेट साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कितने सेक्टर्स और फ्रंट्स की डेवलपमेंट होती है, फ्रंट्स की डेवलपमेंट के बाद फ्रंट्स में किस टाइप से मूवमेंट होती है, वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद आपको इस वीडियो में जो भी मैं टेम्परेट साइक्लोन्स के फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली हो पाएगी। तो आइए देखते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन में विंड सिस्टम कैसा होता है। देखिए, कोई भी साइक्लोन होगा तो उसके कुछ फीचर्स होंगे कि सेंटर में लो प्रेशर होगा और उसके चारों तरफ एयर प्रेशर इंक्रीज करता चला जाएगा आउटवर्ड, और जो लो प्रेशर सेंटर है ये क्लोज्ड आइसोबार्स से सराउंडेड होगा, और जो विंड्स हैं वो आउटर पार्ट से साइक्लोन के सेंटर की तरफ मूव करेंगी। कोरियोलिस फोर्स के कारण वो विंड्स सर्कुलेट करेंगी। तो कुछ ऐसा ही टेम्परेट साइक्लोन में भी देखने को मिलेगा। जो मैंने ये फीचर्स बताए, ये चाहे टेम्परेट साइक्लोन है या ट्रॉपिकल साइक्लोन है, दोनों में होता है। तो टेम्परेट साइक्लोन्स में विंड सिस्टम को अगर हम देखें तो वो किस टाइप से है, देखिए यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हो, ये लो प्रेशर सेंटर है, इसके चारों तरफ ये क्लोज्ड आइसोबार्स हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये कर्व्ड लाइन है। तो इस टाइप के आइसोबार्स होते हैं जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं उनमें। इसका मतलब है जहां पर फ्रंट्स बनते हैं, ये कोल्ड फ्रंट है और ये वार्म फ्रंट है। जो ये फ्रंट्स वाले पार्ट हैं, यहां पर आप आइसोबार्स में सडन बेंडिंग देख रहे हैं। यहां पर ये जो आइसोबार्स हैं ये वी शेप्ड हो जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन में जो आइसोबार्स हैं ये कंप्लीटली सर्कुलर नहीं होते हैं, बल्कि ये वी शेप्ड आइसोबार्स होते हैं। अब ये जो लो प्रेशर सेंटर है, यहां पर आउटर पार्ट से विंड्स की मूवमेंट होती है। ये विंड्स सर्कुलेट करेंगी कोरियोलिस फोर्स के कारण, लेकिन ये विंड्स एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होंगी जो आइसोबार्स हैं उनके। ये विंड्स आइसोबार्स को 20 to 40 डिग्री एंगल पर कट करती हैं, जिनका कारण है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स के कारण विंड्स की डायरेक्शन फिक्स होती है। और जो सर्कुलेशन है टेम्परेट साइक्लोन या ट्रॉपिकल साइक्लोन में, जो विंड का सर्कुलेशन है, जनरल सर्कुलेशन, वो साइक्लोन में एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड क्लॉकवाइज होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। टेम्परेट साइक्लोन की अगर बात करें तो टेम्परेट साइक्लोन के अलग अलग पार्ट में जो टेम्परेचर होता है वो कुछ अलग अलग होता है। टेम्परेट साइक्लोन में मेनली 2 सेक्टर्स होते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक का जो एरिया है ये कोल्ड एयर मास से कवर्ड है, कोल्ड सेक्टर है। ये जो एरिया है ये वार्म एयर मास से कवर्ड है, तो ये वार्म सेक्टर है। तो जो पोलर रीजन होगा, पोलर रीजन वो कोल्डर रीजन होता है, तो वहां पर जो डेवलप होती है एयर मास वो होते हैं कोल्ड एंड ड्राई। और जो सब ट्रॉपिकल एरिया है, जैसे इस टेम्परेट साइक्लोन में देखें, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेट साइक्लोन है, यहां पर सब ट्रॉपिकल एरिया की तरफ टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसलिए यहां पर जो एयर मास है वो वार्म एंड मॉइस्ट एयर मास होगी। जब ये दोनों एयर मासेज लो प्रेशर की अट्रैक्शन के कारण कन्वर्ज करते हैं तो 2 फ्रंट्स और 2 सेक्टर्स की डेवलपमेंट होती है। ये चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2 फ्रंट्स और 2 सेक्टर्स की टेम्परेट साइक्लोन में डेवलपमेंट किस टाइप से होती है। जब ये फ्रंट्स बन जाते हैं उसके बाद इन फ्रंट्स में मूवमेंट होती है। फ्रंट्स में फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, जैसे ये वार्म फ्रंट है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये कोल्ड फ्रंट है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब फ्रंट किसी भी प्लेस पर जाएगा तो वहां पर विंड सिस्टम में चेंज आएगा। इट मींस विंड सिस्टम किसी भी प्लेस का फ्रंट के अराइवल से पहले अलग होगा और उसके अराइवल के बाद अलग होगा। तो वार्म एंड कोल्ड फ्रंट में
जो विंड की डायरेक्शन में जो चेंज आएगा वो अलग अलग होता है। तो एक बार जान लेते हैं। वार्म फ्रंट के केस में बिफोर द अराइवल ऑफ वार्म फ्रंट विंड डायरेक्शन इज ईस्टर्ली। जैसे यहां पर आप देखिएगा, इस केस में आप ध्यान दीजिएगा, ये विंड डायरेक्शन है इस पूरे के पूरे सेक्टर में। यहां पर अभी वार्म फ्रंट आ नहीं है, तो मेनली जो विंड डायरेक्शन है वो कौन सी है, वो है ईस्टर्ली। पर अगर फ्रंट यहां पर पहुंच जाएगा तो ये जो विंड्स हैं, ये विंड्स इस एरिया में भी होंगी, तो डायरेक्शन कौन सी हो गई, चेंज हो गई। ईस्टर्ली से डायरेक्शन हो गई साउदर्ली एंड साउथ वेस्टर्ली। तो क्यों साउदर्ली क्यों होगी, क्योंकि लो प्रेशर सेंटर की तरफ इनका अट्रैक्शन होता है विंड्स का, इसलिए ये सर्कुलेट करते हैं। तो साउदर्ली एंड साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन होगी एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ वार्म फ्रंट। कोल्ड फ्रंट की बात करें तो बिफोर द अराइवल ऑफ कोल्ड फ्रंट, इस केस में जो डायरेक्शन है ये साउथ वेस्टर्ली है। पर जैसे ही ये विंड्स यहां आएंगी, ये फ्रंट यहां आएगा, तो क्या हो जाएगा, विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और ये जो डायरेक्शन चेंज होगी, चेंज होने के बाद ये वेस्टर्ली, नॉर्थ वेस्टर्ली या नॉर्दर्ली डायरेक्शन कोल्ड फ्रंट के अराइवल के टाइम पर होगी। तो अराइवल के टाइम पर और बिफोर द अराइवल ऑफ द फ्रंट जो विंड डायरेक्शन है कोल्ड और वार्म फ्रंट के केस में वो अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। जब किसी भी फ्रंट का किसी प्लेस पर अराइवल होता है तो जो विंड की डायरेक्शन है उसमें सडन चेंज आता है। तो इसका मतलब है अलोंग द फ्रंट लाइन विंड डायरेक्शन चेंजेज सडनली। तो इस लाइन को हम विंड शिफ्ट लाइन बोलते हैं। जैसे यहां पर ये फ्रंट है तो ये विंड की डायरेक्शन में सडन चेंज है, तो ये विंड शिफ्ट लाइन है। तो एक विंड शिफ्ट लाइन यहां होगी और एक विंड शिफ्ट लाइन यहां होगी। तो किसी भी टेम्परेट साइक्लोन में दो विंड शिफ्ट लाइंस होंगी। जब टेम्परेट साइक्लोन डेवलप हो जाता है तो उसके बाद वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में ईस्टवर्ड इसकी मूवमेंट होगी। तो ईस्टवर्ड मूवमेंट समर में स्लोअर होगी और विंटर में फास्टर होगी। समर सीजन में अराउंड 32 किलोमीटर पर आवर ईस्टवर्ड मूवमेंट होगी साइक्लोन में, और विंटर सीजन में अराउंड 48 किलोमीटर पर आवर मूवमेंट होगी। तो विंटर सीजन में ये मूवमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि जो विंड की स्पीड है ये प्रेशर ग्रेडियंट पर भी डिपेंड करती है। और आप लोगों ने अगर मेरी एयर प्रेशर के रिगार्डिंग वीडियोस देखी हैं तो मैंने बताया था जो थर्मल कंट्रास्ट है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, ये विंटर सीजन में स्ट्रोंगर होगा। और जब ये फोर्स स्ट्रोंगर होगा तो विंड की स्पीड भी स्ट्रोंगर होगी। तो अराउंड 1.5 टाइम्स ज्यादा स्पीड होगी विंटर सीजन में साइक्लोन्स की जो ईस्टवर्ड मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद टेम्परेचर कंडीशंस टेम्परेट साइक्लोन में किस टाइप्स की होंगी। देखिए, आप लोगों को ये पता है कि दो सेक्टर होते हैं टेम्परेट साइक्लोन में, इसलिए कोल्डर सेक्टर में टेम्परेचर कम होगा, वार्मर सेक्टर में टेम्परेचर ज्यादा होगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउदर्न पार्ट में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा, हायर होगा टेम्परेट साइक्लोन का, और टेम्परेचर लो होगा नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में साइक्लोन के। जैसे अगर इस साइक्लोन को मैं ऐसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जहां पर टेम्परेचर लो है, और ये आपका साउथ ईस्टर्न पार्ट है जहां पर टेम्परेचर हायर है। पर अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो नॉर्दर्न पार्ट इज कोल्डर, साउदर्न पार्ट इज वार्मर। इसी टाइप से अगर मैं इसको ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड करूं तो ये वाला पार्ट सारा का सारा कोल्ड एयर मास के अंडर है, तो ये कोल्डेस्ट पार्ट होगा। इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये साउथ ईस्टर्न पार्ट वार्म सेक्टर का पार्ट है, और आगे ये वार्म फ्रंट मूव करेगा तो यहां पर भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ईस्टर्न पार्ट में टेम्परेचर हायर होगा, वेस्टर्न पार्ट में टेम्परेचर लोवेस्ट होगा टेम्परेट साइक्लोन में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन किसी भी टेम्परेट साइक्लोन का जो टेम्परेचर है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और वो है एयर मास की प्रॉपर्टी कैसी है। मींस जो एयर मास है वो किस एरिया में डेवलप हुआ था, कितना उसका टेम्परेचर है, कितनी उसकी ह्यूमिडिटी है, क्या उसका
एयर प्रेशर है, ये सारी चीजें एयर मास के प्रॉपर्टी को बताते हैं और एयर मास की प्रॉपर्टी ही एयर मास के टेम्परेचर को डिसाइड करती है। और जनरल वेदर कंडीशन, जिस भी एरिया में टेम्परेट साइक्लोन डेवलप हुआ है वहां की जनरल वेदर कंडीशन कैसी है, उससे भी जो टेम्परेट साइक्लोन है उसका टेम्परेचर अफेक्टेड होगा। जनरल वेदर कंडीशन का मतलब है विंड डायरेक्शन क्या है, विंड की स्पीड क्या है, इंसोलेशन की डिग्री क्या है, एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी क्या है, ये सारी चीजें जनरल वेदर कंडीशंस में आएंगी और ये टेम्परेचर को अफेक्ट करेंगी, टेम्परेट साइक्लोन का जो रीजन है उसके टेम्परेचर को। उसके बाद सोर्स रीजन्स एंड ट्रैक्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द साइक्लोन। देखिए, सोर्स रीजन का मतलब है जहां पर टेम्परेट साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, मींस ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन्स। और उसके बाद जहां पर ये डेवलप होंगे, जो सोर्स रीजन होगा वहां पर डेवलपमेंट के बाद जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं ये ईस्टवर्ड मूव करते हैं, क्योंकि ये जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं ये मिड लैटिट्यूड्स में डेवलप होते हैं जहां पर मेनली जो वेस्टर्लीज होते हैं वो परमानेंट विंड्स होते हैं और उनके इन्फ्लुएंस में ही ये साइक्लोन ईस्टवर्ड मूव करते हैं। लेकिन इन साइक्लोन्स का जो पाथ होता है ये लीनियर पाथ नहीं है या ये एक फिक्स पाथ नहीं है, बल्कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं इनका जो पाथ है ये हाईली वेरिएबल होता है। इसलिए हम इनके पाथ को एक जोन बता सकते हैं कि ये टेम्परेट साइक्लोन की जोन है। तो ये पूरी की पूरी आप देख पा रहे हो ये टेम्परेट साइक्लोन की जोन है, साउथ में आप देख पा रहे हो ये टेम्परेट साइक्लोन की जोन है। तो टेम्परेट साइक्लोन्स जो है जोनल पैटर्न होता है, लीनियर इनका पैटर्न नहीं होता है। जिस पाथ से टेम्परेट साइक्लोन्स मूव करते हैं उनको स्टॉर्म ट्रैक्स बोला जाता है। कुछ मोस्ट फेवरेबल सोर्स रीजन्स जो भी टेम्परेट साइक्लोन्स के हैं उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहां पर नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया, इस एरिया में टेम्परेट साइक्लोन्स की डेवलपमेंट होगी और ये फिर वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में इस साइड मूव करेंगे। ये यहां पर गल्फ ऑफ अलास्का है, इसकी तरफ ये मूव करके आएंगे। तो एक तो ये वाला पार्ट नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया, दूसरा है नॉर्थ अमेरिका में कुछ ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं जैसे ईस्ट ऑफ सियरा नेवादा एंड ईस्टर्न कोलोराडो। यहां पर सियरा नेवादा है, यहां पर कोलोराडो है, इस एरिया में टेम्परेट साइक्लोन की डेवलपमेंट होगी। उसके बाद ईस्ट ऑफ कैनेडियन रॉकीज, ये यहां से पोलर कोल्ड एयर मास ऊपर से आएगा और यहां से जो ट्रॉपिकल एयर मास वो जाएगा और इस एरिया में साइक्लोन की डेवलपमेंट होगी। ईस्ट ऑफ कैनेडियन रॉकीज, रॉकी माउंटेन के ईस्ट में ग्रेट लेक्स रीजन पर लो प्रेशर डेवलप होगा, यहां पर भी टेम्परेट साइक्लोन की डेवलपमेंट होगी। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहां पर भी टेम्परेट साइक्लोन का ब्रीडिंग ग्राउंड है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये वाला जो पार्ट है यहां पर भी टेम्परेट साइक्लोन की डेवलपमेंट है, लेकिन उसके बाद ये फिर वेस्टलीज के इन्फ्लुएंस में इस साइड मूव कर जाएंगे। बिटवीन आइसलैंड एंड बेरेंट्स सी, ये आइसलैंड है, ये बेरेंट्स सी है, इसके बीच में यहां पर भी टेम्परेट साइक्लोन की डेवलपमेंट है। ओवर कॉन्टिनेंटल यूरोप पर बाल्टिक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, यहां पर भी, और ये बाल्टिक सी का रीजन है, यहां पर भी जो है टेम्परेट साइक्लोन की डेवलपमेंट है। इन साइक्लोन्स की डेवलपमेंट के बाद ये ईस्टवर्ड मूव करेंगे, जो साइक्लोन यहां डेवलप हुआ वो इस साइड मूव करेंगे, ये इस साइड, जो यहां डेवलप हुए थे वो इस साइड मूव करेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूसली ईस्टवर्ड मूव करेंगे। जो मेडिटेरेनियन सी में साइक्लोन डेवलप होते हैं वो ईस्टवर्ड मूव करेंगे, तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान मूव करते हुए इंडिया की तरफ भी ये साइक्लोन आ जाएंगे। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है उनके कारण इंडिया में होने वाली जो रेनफॉल है ये एक तरह से टेम्परेट साइक्लोन इंड्यूस्ड रेनफॉल ही होती है। तो ये सारे के सारे टेम्परेट साइक्लोन वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में ईस्टवर्ड मूव करते हैं। मैं इस चीज को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट मिल जाएगी।
उसके बाद साउदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ये लैंड मासेज के बीच का जो एरिया, अंटार्कटिका और ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनके बीच का जो एरिया है ये वेस्टर्लीज की बेल्ट है, और ये पूरा की पूरी ओशनिक बेल्ट पर टेम्परेट साइक्लोन की डेवलपमेंट होती रहती है। क्योंकि इनका ह्यूमन पर इन्फ्लुएंस डायरेक्ट नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा साउदर्न हेमिस्फीयर में डेवलप होने वाले टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो ये था टेम्परेट साइक्लोन्स और इनके ट्रैक्स की अगर बात करें तो ये इस टाइप से इनके ट्रैक्स हैं, जहां जहां पर भी ये डेवलप होते हैं ये ईस्टवर्ड मूव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो वेदर कंडीशंस होंगी टेम्परेट साइक्लोन्स के लिए। तो थैंक यू।